अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो की सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे 2008 के अंदर एक वाइट पेपर ने एक क्रिप्टो करेंसी के रेवोल्यूशन को पूरी दुनिया में पैदा किया और किस तरीके से बिटकॉइन का बर्थ हुआ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ये क्रिप्टो करेंसीज़ हैं और जो फ़िएट करेंसीज़ हैं, इन दोनों में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है। अब फ़िएट करेंसी से मुराद जो आम तौर पे आप पैसे इस्तेमाल करते हैं, जो रुपए है, डॉलर्स या फिर इंडियन रुपीज़ या कोई भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, वो फ़िएट करेंसीज़ कहलाती हैं। उनमें और क्रिप्टो करेंसीज में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी वैल्यू को स्टोर करना है तो कौन सी बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, लेकिन क्योंकि हमें फाइनेंशियल चीज़ें सिखाई नहीं जाती, इसलिए मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर रहा हूँ, और मैं जैसे जैसे चीज़ें सीख रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस इस चैनल पे शेयर करता जा रहा हूँ। तो अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं या ख़ुद को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो इसे सब्सक्राइब करने से शायद आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से जो है वो वाइट पेपर लिखा गया 2008 के अंदर, जब दुनिया को समझ में आया कि अमेरिका ने किस तरीके से पूरी दुनिया को एक डॉलर ट्रैप में फंसा लिया है। तो 2008 के अंदर बिटकॉइन की बर्थ होती है और इस तरीके से दुनिया में दो पैरेलल सिस्टम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक है ट्रेडिशनल फिएट सिस्टम जिसके अंदर जो है वो पूरी दुनिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है और अमेरिका के मज़े लगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसीज जिसके अंदर अमेरिका या हो या पूरी दुनिया हो, वो एक तरफ है। ठीक है, अब ये दो पैरेलल सिस्टम्स चलना स्टार्ट होते हैं। अब होता क्या है कि अमेरिका के पास क्योंकि डॉलर छापने की मशीन है तो वो जितना चाहे छाप सकते हैं, लेकिन दुनिया के ममालिक बाकी नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पर ईरान नहीं छाप सकता, चाइना डॉलर नहीं छाप सकता, पाकिस्तान डॉलर नहीं छाप सकता, इंडिया नहीं छाप सकता, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया जो है वो डॉलर छाप नहीं सकती, इसलिए उन्हें मेहनत करके डॉलर कमाने। लेकिन अमेरिका जितना चाहे छाप सकता है तो वो मुफ्त में बैठ के खाता है। ठीक है, खा बैठ के नोट डॉलर छाप रहा है। अब ट्रेडिशनली तौर पे जो क्रिप्टो करेंसीज थी, ठीक है, जिसमें बिटकॉइन सबसे सर फहरिस्त आता है, वो और बाकी फ़िएट में कैसे डिफरेंस आता है कि वो देखें, फ़िएट करेंसीज जो हैं या यूएस का डॉलर अगर हम लें तो टेक्निकली उसकी अपनी कोई औकात नहीं है। किसी ज़माने में होती थी, लेकिन अब क्योंकि दुनिया का निज़ाम ऐसे चल पड़ा है कि हर चीज़ के लिए आपको डॉलर चाहिए, तो इसलिए उसकी वैल्यू, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस वजह से उसकी वैल्यू है। अदरवाइज़ उस करेंसी में कोई ख़ास चीज़ नहीं बाकी रहेगी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये समझें कि जो फ़िएट करेंसी है उसकी औकात या उसकी वैल्यू सिर्फ इस वजह से, एक तो वो ये कि वो दुनिया में ग्लोबली एक्सेप्टेड है, सेकंड कि दुनिया उस पर यकीन करती है, हाँ यार ये वैल्यू है। यानी कि फ़िएट करेंसीज के पास सिर्फ दो चीज़ें मौजूद हैं, एक एक्सेप्टेंस, दूसरा कि दुनिया इस पर यकीन रखती है या दुनिया का ईमान है या दुनिया का यूँ समझें कि बिलीफ है। अगर इस बिलीफ को हटा दिया जाए तो टेक्निकली डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगर इसी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट क्रैशेस जब आते हैं तो 60-70% जो है ना दुनिया की वेल्थ एक ही दिन में वाइप आउट हो जाती है। उसकी वजह ही ये है। ऑन दी अदर हैंड, जो क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें बिटकॉइन आता है, उसमें पहला जो फंडामेंटल प्रॉब्लम एड्रेस किया गया वो ये कि कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, बिटकॉइन को कंट्रोल किया जाएगा। यानी जैसा मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया था कि जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर जो रजिस्टर है नॉर्मली अटेंडेंस का सिर्फ टीचर के पास होता है, लेकिन अगर हर बच्चे को अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया जाए तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अब अगर एक बच्चा डंडी मारेगा तो क्लास में 30 बच्चे और हैं, उनके रजिस्टर से आप चेक कर लेंगे, उसमें आपको हेर फेर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक दुनिया में खुद से सेल्फ गवर्नेंस का निज़ाम का जो है वो कॉन्सेप्ट लाया गया। सेकेंड फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या था फिएट करेंसीज का, कि जितनी मर्जी चाहे वो छाप सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो वाइट पेपर था उसमें एक और बात थी कि दुनिया में जो मैक्सिमम सप्लाई है बिटकॉइन की वो लिमिटेड है। ठीक है ना, तकरीबन शायद 21 मिलियन के करीब है एज़ पर माई नॉलेज, कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते। ठीक है, तो दो चीज़ें फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स थे फिएट करेंसीज के साथ, कि एक तो गवर्नमेंट जितना चाहे छाप सकती है, दूसरा कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। सही है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो चाहिए वो क्रिप्टो करेंसी सॉल्व कर रही है। सेकेंड, अब अगर हम बात करते हैं कि ये फिएट से कैसे डिफरेंट है या फिएट में और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फिएट करेंसीज मैं आपको बता कैसे दो चीज़ों पर बेस्ड है, पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा दुनिया का बिलीफ।
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो आप देखेंगे जो बिटकॉइन है उसकी एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बढ़ती जा रही है। आई थिंक इस वक्त दुनिया में एक कंट्री तो सल्वाडोर का, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे बिटकॉइन को एज आ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो हैं यहाँ तो वो बहुत करीब हैं ऐसा करेंसी एक्सेप्ट करने के, यहाँ बहुत करीब पहुँच चुके हैं या कर रहे हैं। इसमें आप सारे फहरिस्त देखें तो शायद यूएई में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिटकॉइन और इस सब चीज़ों की एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो गई है। अभी बाकायदा तौर पे एटीएम्स नहीं लगे, लेकिन सल्वाडोर में तो शायद एटीएम्स भी लगे हुए हैं कि जहाँ पे आप जाकर डायरेक्टली बिटकॉइन जो है वो एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो चुकी है और दिन ब दिन जैसे जैसे दुनिया मज़ीद आगे जा रही है तो आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फिएट करेंसी का पहली जो चीज़ थी कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेंस है, या डॉलर की जो पहली हेजिमनी या जो एज था उसे हासिल, वो पहला ही क्या था कि वो तो एक तो ये कि दुनिया में एक्सेप्टेड है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसीज पूरा करती जा रही हैं। दूसरा बिलीफ की बात आ जाती है। अब ये जो बिलीफ है, अगर आप देखें जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आती जा रही है तो लोगों का बिलीफ भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी में आता जा रहा है। कहाँ बिटकॉइन 1 रुपये का नहीं होता था, आज वो 1 लाख से ऊपर का है। 1 लाख से जैसे ही नीचे जाता है आप देखें कितना ज़्यादा पैसे का इन्फ्लो आता है कि वो एकदम से पंप करके ऊपर चला जाता है। तो एक्सेप्टेंस भी आती जा रही है और बिलीफ भी होता जा रहा है। तो अब फिएट करेंसी या डॉलर के पास जो टोटल एक एज था वो यही था ये कि दुनिया में एक्सेप्टेड है। आहिस्ता आहिस्ता ये आप देखेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मज़ीद पॉपुलराइज होती जाएंगी और ऑन दी अदर हैंड जो फिएट करेंसीज हैं वो उसी जगह पे रहेंगी या उससे नीचे जाती जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपने अपनी वैल्यू स्टोर करनी है तो बिटकॉइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप देखें तो जो चार्ट है बिटकॉइन का वो स्लोली अप एंड डाउन ज़रूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सिर्फ ऊपर ही गया है क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, उस पर लोगों का बिलीफ बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे दुनिया मज़ीद आगे जाएगी ये बढ़ता ही जाएगा। और क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू इसी वजह से और बढ़ेगी। ठीक है, तो पॉइंट बीइंग कि आपने जो चीज़ समझने की है यहाँ पे कि जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो बिटकॉइन है। ठीक है ना, बिटकॉइन इज़ एक्चुअली द स्टोर ऑफ वैल्यू में आप कंसिडर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप बिटकॉइन को एज अ ट्रांजैक्शन के तौर पे लेंगे कि भाई इसमें पैसे भेजने और के निज़ाम है तो ये थोड़ा सा उसमें लैकिंग है। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन की स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी स्लो है। ठीक है ना, वो 1 सेकंड में जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब क्या है कि दुनिया बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ज़रूर ले रही है, लेकिन ट्रांजैक्शन की मीन्स में पैसे भेजने और ख़रीदने में अभी तक बिटकॉइन को एज अ एक्सेप्टेंस इतनी नहीं मिली। ऑन दी अदर हैंड जो क्रिप्टो करेंसी के जो कॉन्सेप्ट पे बाकी करेंसीज बनी हैं जिसमें USDT है, USDC है और बहुत सारी स्टेबल कॉइन्स हैं। अब ये स्टेबल कॉइन्स क्या है अगली वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन पॉइंट बीइंग कि इसी कॉन्सेप्ट की जो छोटी करेंसियाँ हैं उनसे ज़रूर लोग पैसे की लेन देन करते हैं क्योंकि वो सस्ता भी है। अब बिटकॉइन से अगर आप पैसे किसी को भेजेंगे, यानी कि एक बिटकॉइन लेके किसी और को भेजेंगे, तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वो वैल्यूएबल नहीं रहता डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे गोल्ड के फॉर्म में अपने गोल्ड लेके क्यों इंसान रखता है कि अपनी वैल्यू पैसा स्टोर करना है, तो उस फॉर्म में बिटकॉइन इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो अगर मैं भी आपसे कहूँ तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि बिटकॉइन को आपने एज अ लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू रखना है। ठीक है ना, आज की वीडियो से अगर आपने कुछ सीखना है तो वो यही है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू आपने जो स्टोर करनी है वो बिटकॉइन में करनी है। ठीक, आई होप कि आज के एपिसोड में आपको चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आई होंगी। अब देखिए, मैं जो एपिसोड्स हैं वो स्लोली रिलीज़ कर रहा हूँ और इसमें आप कहेंगे बात तो मैं क्रिप्टो की कर रहा हूँ, लेकिन मैं बेसिक से आपको चीज़ें जाकर समझाता जा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसका बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब तक आप किसी निज़ाम को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको हैक करके उससे पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है ना, तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो एपिसोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, लेकिन तब है जब आप उसको पूरा देखेंगे, पूरा सिस्टम एक बार समझ जाएंगे, तो फिर आप सिर्फ देखते ही बताएंगे हाँ इससे पैसे मिलेंगे, इससे पैसा मिलेगा, इससे पैसे मिलेंगे, तो फिर आपको ग्लिचेस समझ में आएंगे। ठीक है, और मेरा जो मकसद है, जैसे जैसे मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकता है मैं शायद गलत भी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ काइंडली जो है ना कमेंट्स में जाकर मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाएं। मैं बहुत प्रोडक्टिव किस्म का बंदा हूँ, तो जो चीज़ें आप अगर मेरी गलत होंगी तो आप कहेंगे तो मैं ज़रूर से एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।